दोस्तों, अगर आप भी घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और आपको आइडिया नहीं है कि ठेकेदार से घर पर कैसे काम करवाना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे घर को बनाते समय शुरू से एंड तक किन चीज़ों और किस तरीके से आपको घर बनवाना है। दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, जैसे कि आप बात करते हैं अरेंजमेंट की, ठीक है दोस्तों। आप जब भी कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करने, सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करोगे, एक तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्टर के दोनों के बीच, हम ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक एग्रीमेंट जरूर बनाएं, ठीक है। एग्रीमेंट एक साइन करें, ठीक है। जैसे कि आपने रेट दिया 1200 या 1300 रुपये पर स्क्वायर फुट दे रहे हो, तो उसमें आप रिटर्न में सारी चीज़ें लोगे कि भाई 1200 या 1300 में क्या क्या करके दोगे जी, प्लास्टर तक या ब्रिक वर्क प्लास्टर दोनों करके दोगे, ठीक है। कौन सी ईंट लगाओगे, डस्ट कहाँ से लाओगे, सीमेंट का ब्रांड कौन सा रहेगा, ठीक है। जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हो, उसका दोस्तों पुराना काम जरूर देखने जाना है आपको, ताकि उसकी क्वालिटी जो है आप पता लगा सकें, ठीक है। और हाँ, मार्केट में कम से कम 3 से 4 कॉन्ट्रैक्टर से ज़रूर चर्चा करें दोस्तों, जैसे कि भाई हम काम करवा रहे हैं, आप क्या रेट लोगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर हायर होने के बाद अब जो या कंस्ट्रक्शन के दौरान जो आपको चीज़ें फॉलो करनी है वो हैं, सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे जैसे कि लेआउट की, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे जैसे कि प्लॉट सर्वे। अब इससे पहले आप स्टेप बाय स्टेप जो है प्लॉट के सर्वे में जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा आपको उसके साथ इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे जब भी आप लेआउट कर रहे हैं उसमें एक रेफरेंस पॉइंट बना लें, जैसे कि बेंचमार्क जिसको बोलते हैं। एक बेंचमार्क कर लेंगे या पड़ोसी के घर या मेन रोड पर, ठीक है। जैसे कि इसको हम बुर्जी भी बोलते हैं, बुर्जी भी बनवा सकते हो। बुर्जी की बात करें तो दोस्तों हर ग्रिड पर आपको एक एक बुर्जी बनवानी है, चाहे जैसे एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, दोनों तरफ, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों एक्सकेवेशन की, ठीक है। सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी साइड पर होगा वो क्लीन कर लेना होगा। अगर आपके यहाँ पे कोई पेड़ वगैरह आ रहा है, और अगर बात करूँ कि पेड़ को एनसीआर में हटाने की, तो एनसीआर में विदाउट अथॉरिटी के आप जो है पेड़ को नहीं हटा सकते, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना होगा दोस्तों कि पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, कोई एक्स्ट्रा पोल तो नहीं है कोई, ठीक है। इलेक्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सकेवेशन आप किससे करोगे, ठीक है दोस्तों। आप मशीन जैसे जेसीबी से भी करा सकते हो और मैनुअली भी करा सकते हो। जेसीबी से आपको टाइम की बचत होगी, ठीक है, और लेबर से टाइम लगेगा, लेकिन पैसे में भी जेसीबी से करा सकते हो। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी प्लॉट किस तरह की जगह पे है। अगर तीनों साइड मकान है तो जेसीबी से कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि आप जेसीबी से कराना चाहोगे या मैनुअली। अगर मान लो आप एक्सकेवेशन 3 फीट कराना चाहते हो और 3 फीट तक एक्सकेवेशन जैसे ही किया आपने, तो वहाँ पे जो है ना लूज शॉल आ गई है, ठीक है। तो वहाँ पे आप उस फुटिंग को नहीं रोकोगे, मतलब उस एक्सकेवेशन को नहीं रोकोगे। आपको अगर 1 से 1.5 फीट जो है बढ़ना पड़े तो बढ़ जाओ दोस्तों। इसमें क्या होता है, हार्ड स्टार्टर तक हमको जो है एक्सकेवेशन करनी होती है, ठीक है। हार्ड स्टार्टर मिलते ही आप इसको रोक दीजिए, वहाँ पे पीसीसी कर दीजिए। थोड़ा सा कॉस्ट तो बढ़ेगा, लेकिन आपकी बिल्डिंग की जो है स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप खुदाई के टाइम जैसे कहीं पानी भी आ जाता है तो दोस्तों ध्यान रहे, पानी को रिमूव करिए, थोड़ा उसको टाइम दीजिए सूखने का, उसके बाद ही वहाँ पे पीसीसी करें। नेक्स्ट, जो भी एक्सकेवेशन जो होती है, ठीक है, जो भी एक्सकेवेशन जो होती है उस पर बड़े बड़े जैसे पत्थर वगैरह आ जाते हैं, डेब्रिश आ जाता है, एक्सकेवेशन का जो सॉइल होती है, ठीक है। कुछ लोग क्या होता है उसको भर देते हैं, तो कभी भी बैक फिलिंग में यूज उसको मत करो, ठीक है। लोग क्या करते हैं, एक्सकेवेशन सॉइल ही बैक फिलिंग में डाल देते हैं, उसमें क्या होता है वो प्रॉपर कॉम्पैक्ट नहीं हो पाता है दोस्तों, उसमें वॉइड्स रह जाते हैं। जब भी हम फ्लोर हाइट बढ़ाते हैं या फिर घर बनाते हैं, जब बिल्डिंग सेटल होती है तो वहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं। ये बैक फिलिंग का ही रीज़न होता है, ठीक है। जब भी हम बैक फिलिंग करें तो लेयर वाइज करें दोस्तों। लेयर वाइज करने के साथ साथ वेल कॉम्पैक्ट करके, तो जैसे 2 फीट अब डाल दी, 2 फीट वेल कॉम्पैक्ट करके फिर उसके बाद डाल दी, ठीक है। इस तरह से लेयर में अपना बैक फिलिंग करना है। इसके बाद आता है ETT, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। दोस्तों आपको ETT करवानी है। एक क्रैक्स का रीज़न ये भी है कि आपकी सॉइल, जैसे कीड़े होते हैं ना, तो कीड़े मर नहीं पाते हैं, ETT नहीं कराते हैं, तो सॉइल जो है ना गैप बन जाता है, उसको कीड़े खाते हैं, वॉइड बन जाते हैं, तो आपकी बिल्डिंग सेटल करती है, क्रैक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब दोस्तों ये सारा प्रोसेस करवाने के बाद अब आ जाता है PCC।
प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। सॉइल पर एक कंक्रीट की लेयर बनाई जाती है, जैसे कि तो स्टील, जैसे कि स्टील जो है ना मिट्टी के कांटेक्ट से बचाई जा सके। पीसीसी आप M15 से कर सकते हो, आप वीडियो में देख सकते हैं। पीसीसी की क्यूरिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आरसीसी कंक्रीटिंग से पहले आप अपने सरफेस को क्लीन जरूर करें, ताकि कोई भी डेब्रिस आपकी कंक्रीट में नहीं रह जाए, ठीक है। और अगर ये शटरिंग की बात करें तो शटरिंग में गैप को आपको बहुत ज़रूर फिल करना है, ठीक है। अगर और इस जो गैप रह जाता है उसमें आप फोम फिल कर सकते हैं, ठीक है। फोम फिल कर सकते हैं, या फिर मार्केट में फोम वगैरह आता है, और जैसे टाट होता है जो बोरी जिसको बोलते हैं, हेशन क्लॉथ, उसको भी आप फिल कर सकते हो, ठीक है। टेप भी लगा सकते हो शटरिंग के केस में। रेनफोर्समेंट की बात करें, एज पर ड्राइंग आप रेनफोर्समेंट स्टील बाइंड करानी है दोस्तों। आप स्टील चेक करो, फिर आपको कवर ब्लॉक बहुत ज़रूरी देखना है, ठीक है। एज पर ड्राइंग स्टील चेक करने के साथ साथ कवर ब्लॉक ज़रूर देखना है दोस्तों। कवर ब्लॉक ही है जो हमारी स्टील को रस्ट से बचाता है, ध्यान रहे। कंक्रीट और स्टील के रिलेशन को जो बाउंड करता है वो कवर ब्लॉक ही है। मेन इम्पोर्टेंट जो है कवर ब्लॉक ही है, ठीक है। आपको लगेगा एक छोटा सा, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है। अब जबकि काम भी आपको नज़र करना है, चाहे कंस्ट्रक्शन काम चाहे बड़े पैमाने पर हो, आपको छोटे पैमाने पर हो, तो फिनिश लेवल जब भी आप जैसे फिनिशिंग का काम कर रहे हो तब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बीम या कॉलम किसी का भी केस में बात हो तो आपको वाइब्रेटर की उपलब्धता जरूर देखनी है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर ने जो है वाइब्रेटर ले रखा है या नहीं। देखिए दोस्तों, अगर जैसे बिजली का वाइब्रेटर तो कॉन्ट्रैक्टर ले आते हैं, जैसे आपके एरिया में लाइट चली जाती है या कोई झटका देता है तो वहाँ पे आप पेट्रोल का वाइब्रेटर भी ऑप्शनल रखना ज़रूरी है। ठेकेदार को बोलें कि जब तक वाइब्रेटर साइड पर नहीं आएगा तब तक हम कंक्रीट स्टार्ट नहीं होने देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको दोस्तों कंक्रीट की ग्रेड ज़रूर देखना है कि किस ग्रेड में डाल रहे हैं, वो हमारी जो डिसाइड हुई थी वो है या नहीं। और कंक्रीट की क्वांटिटी ज़रूर पूछनी है भाई कितनी क्वांटिटी इसमें आनी है। और कंक्रीट जैसे हमारी आपकी पोरिंग जो चल रही है उसमें श्लम्प ज़रूर चेक करें दोस्तों। अगर छोटा काम है लेकिन कंक्रीट को नज़र करें, ठीक है। कहीं ज़्यादा पानी अगर कंक्रीट में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है दोस्तों, साइड पर पानी मिलवा देते हैं ताकि कंक्रीट को इधर उधर करने में ना उनकी मैन पावर को ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। कभी भी कंक्रीट को बीच में ज़्यादा नहीं रोकना है, मतलब कोल्ड जॉइंट नहीं बनने देना है दोस्तों। कोल्ड जॉइंट अगर बनता है तो कोल्ड जॉइंट सीमेंट न्यू कंक्रीट और ओल्ड कंक्रीट को बॉन्ड बनाने के लिए हमें उसका नीटो बॉन्ड जैसे हम अप्लाई करते हैं उसका खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है। जब भी आप कंक्रीट कर रहे हो दोस्तों, फुटिंग कॉलम या बीम या पीसीसी किसी में आप कर रहे हैं तो 1 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा से आपको कंक्रीट नहीं फेंकना है। अगर आप इससे ज़्यादा ऊंचाई से फेंकोगे तो सेग्रीगेशन होगा, मतलब एग्रीगेट अलग होगा, बदरपुर अलग होगा, पानी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ आपकी कंक्रीट की कम हो जाएगी, ठीक है। वाइब्रेटर ज़रूर लगाना है दोस्तों। अब ऐसा कभी मत करना कि वाइब्रेटर डाल दिया एक जगह पे और उसको चलने दिया, नहीं दोस्तों। इसमें 4 से 5 सेकंड तक वाइब्रेटर एक जगह आप डाल सकते हो। एक जगह डाला फिर उठा लिया, ठीक है। अगर आप एक जगह डाल दोगे तो स्लरी जो है अलग हो जाती है। इसको बोलते हैं दोस्तों ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लीडिंग कर जाएगी कंक्रीट आपकी। कंक्रीट को लेयर में डालें दोस्तों। मान लो आपकी ये कॉलम की केस में बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो 3 मीटर का कॉलम है तो पहले आपने 400, 500, 600 तक कंक्रीट डाल लो, फिर उसके बाद वाइब्रेटर चला लो, फिर 2-4 मिनट उसको छोड़ दो, ठीक है। इस तरह से लेयर में डालोगे तो आपकी कंक्रीट अच्छे से स्ट्रेंथ गेन कर पाएगी, ठीक है। कंक्रीट के दौरान आप कॉलम के केस में लेवल ज़रूर देख लें दोस्तों, लेवल लगा लें, ठीक है। और स्लैब के लिए जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक कैंडा बना लें जिससे आप लेवल प्रॉपर मेंटेन कर सकते हो कि एक ही लेवल में स्लैब डल रही है या नहीं, ठीक है। स्लैब के केस में 30 मिनट बाद, जैसे कि इसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है 30 मिनट होती है कंक्रीट की नहीं, सीमेंट की होती है। तो सीमेंट की सेटिंग टाइम हो गई तो वो कंक्रीट की भी हो गई, ठीक है। फिर आप फिजिकली चेक कर लो कि स्लैब में पैर बैठना बंद हुआ है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आप हेशन क्लॉथ से अपनी स्लैब को ढक सकते हो ताकि इसमें जो है ना क्रैक डेवलप हो, ठीक है। क्रैक डेवलप होता है दोस्तों, हाइड्रेशन जो पानी जैसे उसमें से सूखता है तो क्रैक डेवलप होने लगता है स्लैब में, तो इसको इस तरह से रोक सकते हो। अगर आप वर्टिकली की बात करें तो 10 घंटे बाद आप वर्टिकल के केस में आप कर सकते हो। जैसे कि 10-12 घंटे के बाद आप कॉलम की शटरिंग खोलते हो तो वहाँ पे भी आप वेट हेशन क्लॉथ से आप क्यूरिंग कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों ब्रिक वर्क, ठीक है।
सबसे पहले आपको ब्रिक की क्वांटिटी पता होना चाहिए दोस्तों कि बिल्डिंग में कितनी ब्रिक्स कंज्यूम होंगी। मान लो आपके पास 10,000 ब्रिक्स पड़ी है, लगनी 20,000 है, तो फिर बाद में जैसे जैसे काम चलेगा ख़त्म हो जाएगी, फिर आप एकदम से ब्रिक के लिए भागोगे। हो सकता है उस मार्केट में रेट तब वेरी कर जाए। ठीक है, ब्रिक्स की क्वांटिटी चेक कर लो। ब्रिक्स के ऊपर दोस्तों वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। ब्रिक्स वर्क में अगर बात करें तो 1.5 के रेशियो से, मतलब 1:5 के रेशियो से आप ब्रिक वर्क करा सकते हैं। रेशियो के बारे में बताएं तो जैसे कि 1 परात सीमेंट 5 परात डस्ट। ठीक है, इसको कंटेनर को आप कैसे भी रख सकते हो, लकड़ी का बॉक्स बना सकते हो। ठीक है, या फिर इस तरह से तसले जो तगाड़ी बोलते हैं उससे भी आप मेजर कर सकते हो। ब्रिक की क्यूरिंग 1 दिन पहले जरूर करें दोस्तों। जैसे साइड पर आई ब्रिक, ठीक है, साइड पे तो क्या 10 दिन पहले ही मंगवा लेते हैं, लेकिन ब्रिक वर्क करने से 1 दिन पहले ज़रूर उस जो ब्रिक का जो चट्टा होता है उसकी क्यूरिंग ज़रूर कराएं। नहीं तो आप जैसे कि साथ के साथ कर रहे हो, जिस दिन कर रहे हो, तो फिर आपकी प्लास्टर जो है जिस उस ब्रिक वर्क पर जब हम करेंगे तो अच्छे से स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा और प्लास्टर झड़ने लगेगा। ठीक है, और दोस्तों ब्रिक का जो फ्रॉग होता है उसको हमेशा ऊपर रखें ताकि उसमें मोटार फिल हो सके। ठीक है, ब्रिक वॉल का साउल ज़रूर चेक करते रहें, प्लम। ठीक है, ताकि एक लेवल में रहे ब्रिक वर्क, ताकि जब हम फ्यूचर में जब हम प्लास्टर करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो एक जगह 15 mm आ रहा है, 12 mm आ रहा है और दूसरी जगह 30-35 mm आ रहा है। तो इसलिए ब्रिक वर्क करते टाइम साउल ज़रूर चेक करते रहें दोस्तों। डोर विंडो का शेड्यूल उस फॉलो ज़रूर करते रहें। लेआउट के दौरान जो है कि डोर कहाँ पे है, किस साइज़ का है, सारे करवा लें। ठीक है, लिंटल की हाइट बता दें या फोकस करते रहें उसमें कि लिंटल की हाइट सही ले रहा है या नहीं कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, अगर दोस्तों 4 इंची की ब्रिक वर्क के केस में बात करूं, जैसे कि 2500 से ज़्यादा हाइट है ब्रिक वर्क की, तो वहाँ पे एक बैंड ज़रूर प्रोवाइड कराएं। ठीक है, 4 इंची के ब्रिक वर्क में सारी जगह बैंड प्रोवाइड करें ताकि लोड से जो है ना ब्रिक वर्क में क्रैक नहीं आए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों प्लास्टर की। ठीक है, जब बात आती है प्लास्टर की तो सबसे पहले देख लें कि बिजली का काम पूरा हुआ है या नहीं। ठीक है, फिर आप चिकन वायर मैश लगवाएं। चिकन वायर मैश के साथ साथ जो बिजली का काम हुआ है उस पर भी प्लास्टर 1:3 के रेशियो से अप्लाई करा दें। ठीक है, और दीवारों पर प्लास्टर करने से पहले कम से कम 2 दिन पहले अच्छे से क्यूरिंग कराएं, 2 दिन तक लगातार कराएं, फिर नेक्स्ट डे आप प्लास्टर कर सकते हो। ठीक है, अब मोटार के बूंदा जरूर लगाएं प्लास्टर करने से पहले ताकि एक लाइन लेवल में हमारा मोटार प्लास्टर हो सके। ठीक है, प्लास्टर की बात करें दीवार के केस में 1:4 का रेशियो लेके आप और उसकी थिकनेस जो है 10 से 12 mm रख लें। और सीलिंग का प्लास्टर सबसे पहले करें। सीलिंग के प्लास्टर का रेशियो आप 1:3 रखोगे। ठीक है, जिसकी थिकनेस कम से कम 6 mm होनी चाहिए दोस्तों। प्लास्टर की लाइन लेवल अपनी फंटी प्लम बॉब से चेक कर सकते हैं और सूता मार सकते हैं। ठीक है, और प्लास्टर के दौरान आपको इलेक्ट्रिकल बॉक्सेज का बहुत ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें क्या होता है, मोटार फिल हो जाता है, इसलिए इसमें आप फोम या एसन क्लॉथ या जो भी भरवा दो ताकि इसमें मोटार जो है नहीं निकले। अब बात करें टॉयलेट की प्लास्टर करने से पहले दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले प्लान करते हैं जैसे प्लम्बिंग का काम हुआ है या नहीं टॉयलेट में। ठीक है, सभी प्लम्बिंग पाइप को आपने प्रेशर से चेक करना है। जैसे उसने लगा दी भैया, प्रेशर से चेक करना, प्रेशर देके 2 kg 4 kg जो भी आपकी पाइप का कैपेसिटी होगा झेलने का। ठीक है, 2 kg पे आप चेक कर लोगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में तो सक्सेस है वो। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे दोस्तों, जैसे इससे क्या होता है कि पानी डाल के हम चेक करते हैं कि कहीं कोई जॉइंट लीक तो नहीं है। ठीक है, फिर इसमें प्लान करो कि आपकी WC कहाँ आनी है, वॉश बेसिन कहाँ आनी है, शावर कहाँ आना है। ठीक है, फिर आप टाइल का डिसीजन करोगे किस हाइट तक रखनी है। ठीक है, क्या होता है आजकल कि 2100 हाइट तक जो है टाइल रख लेते हैं, उससे ऊपर पेंट रख लेते हैं। ठीक है, या फॉल सीलिंग जो भी है, तो इस तरह से डिसीजन आप कॉन्ट्रैक्टर को दे दोगे दोस्तों। ठीक है, टॉयलेट में जैसे टाइल प्लास्टर जो है जब भी कराएं तो दोस्तों टाइल वाली टीम से, टाइल वाला जो कॉन्ट्रैक्टर आप हायर करोगे उसी से करवाएं। क्या होता है अगर हम किसी अपने सिविल कॉन्ट्रैक्टर से करा लेते हैं तो दोस्तों टाइल वाला बहाने देता है कि हमारा प्लास्टर जो है ऊंचा नीचा हो रहा है, साउल में नहीं है, मैं टाइल कैसे लगाऊं, कैसे करूं। तो इसीलिए हमेशा कभी भी प्लास्टर वाले से टॉयलेट में प्लास्टर नहीं कराएं, टाइल वाले को ही प्लास्टर सहित रेट दे दें उसके। ठीक है, जैसे 32 रुपया फुट हमारा टाइल का रेट है तो 10 रुपया प्लास्टर का बढ़ा दो, 12 रुपया बढ़ा दो। ठीक है, 32 और 10 42 45 रुपया फुट दे दो। ठीक है, टॉयलेट का इस तरह से टाइल वाले को ही प्लास्टर करवाना है। ओके, और प्लास्टर जो टाइल का होगा वो हमेशा खुरदुरा होगा। ठीक है, अब आती है दोस्तों हमारी फ्लोरिंग की बात। फ्लोरिंग में दोस्तों सबसे पहले एक लेवल मार्क कर ले कि इससे एक नील से या किसी से लेवल कर लेंगे चारों तरफ कि इससे हमारा 500 पे FFL रहेगा। ठीक है, जिससे आपकी फ्लोर जो है एक ही लेवल में लग सके। ठीक है, अच्छा
और ये भी डिसाइड कर लें कि भाई टाइल कौन कौन सी जगह लगेगी, कौन सी टाइल लगेगी, यहाँ पे कजारिया लगेगी, फलाना ब्रांड लगेगी, साइज़ क्या रहेगा, मैट फिनिश रहेगा, प्लेन फिनिश रहेगा, विट्रीफाइड रहेगा, ठीक है। तो मोटार से ये भी डिसाइड करना है आपको कि भाई टाइल मोटार से लगवानी है, एडेसिव से लगानी है। आजकल क्या है, एडेसिव आ रहा है, ठीक है, तो ताकि अपना वाटरप्रूफ रहे, अच्छे से स्ट्रेंथ गेन कर सके। तो टाइल में ये भी रखना है आपको, डिसाइड करना है कि टाइल में ग्रूव रखोगे या नहीं, ठीक है। देखिए एक्सटर्नल केस में दोस्तों ग्रूव रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर से जो है टाइल एक्सपेंड कॉन्टैक्ट करती है, तो टाइल फिर टूट जाती है अगर एक्सटर्नल एरिया में आप ग्रूव नहीं रखोगे तो, ठीक है। और ये जो ग्रूव रखने का जो फिलिंग करने का जो प्रोसेस है वो अपने ठेकेदार को ही दें। अब बात आती है दोस्तों पेंट और प्यू की, पिट्टी की, या जो भी करना है आपको फिनिशिंग की, तो इसमें आप अपना सेट डिसाइड कर देंगे, वो आप पर डिपेंड करेगा दोस्तों। इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, प्लास्टर आपका सूख जाना चाहिए, कम से कम 15 दिन पहले प्लास्टर होना चाहिए, अच्छे से वेट ड्राई हो जाए प्लास्टर, ठीक है। आपको फ्लोरिंग को जब भी आप पेंट वगैरह करा रहे हो या पुट्टी करा रहे हो तो फ्लोरिंग को ज़रूर प्रोटेक्ट करा दें, चाहे टाइल हो, स्टोन हो या कुछ भी हो, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपको ये पूरी बिल्डिंग बनाने का तरीके पे ये वीडियो हमने बनाई है। थोड़ा स्पीड में इसीलिए लिए दोस्तों वीडियो, ताकि आप अच्छे से इसको मतलब ताकि आपको बोरिंग फील ना हो दोस्तों। लॉन्ग वीडियो ना बनाते हुए हमने थोड़ा स्पीड में बोला है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। आप हमको सपोर्ट कीजिए दोस्तों, हर टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। अभी तो हमारा कंटेंट जो है थोड़ा कम है, इसको हम हज़ारों में लेके जाने वाले हैं वीडियो को। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।